हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूव योर वोकैबुलरी सीरीज का यह 10th लेक्चर है और आज भी हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही सीखेंगे 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 5 OWS दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 idioms एंड phrases। So before any further delay, let's start the lecture। आज का हमारा पहला वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है आउटकम या रिजल्ट, लेकिन बैड आउटकम हम बोल सकते हैं बैड आउटकम्स। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो अभी, इसका आपको बैड आउटकम्स देखने को मिलेगा, मतलब इसका आपको रिपरकशन देखने को मिलेगा। तो रिपरकशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट, लेकिन ये रिजल्ट होता है वो थोड़ा बैड होता है, निगेटिव रिजल्ट होता है, मतलब इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, एक होता है फल, एक होता है भुगतान भुगतना पड़ेगा, है ना। तो जो निगेटिव रिजल्ट होता है, बैड रिजल्ट होता है, उसे कहते हैं हम रिपरकशन। एक प्रकार से आउटकम से ही होता है, परिणाम ही होता है ना, या इसे हम बोले का परिणाम। ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनप्लीजेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स जो अनप्लीजेंट हों, ठीक है, उन्हें बोलते हैं रिपरकशन। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की, क्या हो सकते हैं। जैसे हमने बोला आउटकम्स, रिजल्ट, इसके सिनोनिम्स ही हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है परिणाम, आउटकम्स या रिजल्ट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब भी होता है रिजल्ट, किसी भी काम के, किसी भी चीज के बाद का जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं आफ्टर मैथ, और हम इसे इफेक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर होता है, पता है ना आपको, इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर होता है। ये जो होता है ना अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रभावित करना, अफेक्ट करना। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन हम जो लिखते हैं इफेक्ट, इसका मतलब होता है हिंदी में प्रभाव, या इसे हम बोलते हैं रिजल्ट भी, परिणाम भी, है ना, इसे हम बोल सकते हैं परिणाम भी, और ये होता है नाउन। तो दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं इफेक्ट भी, और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन्हें कॉन्सिक्वेंस, किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंस या परिणाम, है ना, रिजल्ट। और क्या बोल सकते हैं, बैकवाश। देखिए, बैकवाश तो एक ज्योग्राफिकल टर्म है ना, जब समुद्र में बाढ़ आती है या टाइड आता है तो पानी बीच पे आता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो बैक हो जाता है, वापस चला जाता है, मतलब बीच को वॉश करके बैक हो जाता है। तो वॉश करने के बाद जो बचता है वहां पे, उसे बोलते हैं बैक वॉश, या इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक वॉश। तो बैक वॉश का मतलब ही होता है किसी चीज के घटना के होने के बाद की स्थिति। जैसे मान लिया किसी भी विलेज में महामारी आई, किसी भी गांव में महामारी आई, और महामारी में कई लोग निपट गए, कई लोगों की डेथ हो गई। तो ये जो डेथ हुई, वहां की जनसंख्या कम हुई, ये किसका परिणाम है, ये बैकवाश है महामारी का। हम ऐसे बोलते हैं बैकवाश ऑफ इपेडेमिक, से बोलते हैं बैकवाश। तो इसका भी मतलब एक प्रकार से कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ही होता है। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अगर आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की, किसी भी चीज का परिणाम, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की बिगिनिंग, बोल सकते हैं बिगिनिंग, या हम बोल सकते हैं इंसिपिएंट, है ना, इंसेप्शन, किसी भी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन। या हम बोल सकते हैं ओरिजिन, किसी भी चीज, है ना, शुरुआत ये भी होता है, ओरिजिन, उत्पत्ति। या हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंटीसीडेंट भी। एंटीसीडेंट के कई मतलब होते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वज। क्या मतलब होता है इनका, इनका मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा लोग या उनसे भी पुराने लोग, उन्हें बोलते हैं पूर्वज, जो पहले आए। और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका एंटोनिम्स होता है डिसेंडेंट, का मतलब होता है वंशज। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वज, और डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज।
मतलब जो पहले आए वो एंटीसीडेंट और जो बाद में आए वो डिसेंडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब तो पूर्वज होता है, और इसका कभी कभी ये भी मतलब होता है कोई चीज जो पहले हो, मतलब पूर्व वृत्तांत। क्या बोलेंगे हम? पूर्व वृत्तांत। ऐसी घटना जो पहले हुई है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब जो शुरुआत में हुई है या पहले हुई है, रिजल्ट के पहले जो घटना हुई है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये भी रिपरकशन का, आउटकम्स का एंटोनिम्स हो सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगर इनके ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है इरप्शन। क्या है? इरप्शन। इरप्शन क्या मतलब होता है? देखिए, एक वर्ड होता है इरप्ट। ठीक है, इरप्ट क्या है? इरप्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बस्ट इन। किसी भी जगह बहुत तेजी से सडनली इंटर करना का मतलब होता है इरप्ट करना, बस्ट इन करना। और इरप्शन का मतलब होता है वही अटैक करना। जब आप कहीं पे सडनली बस्ट इन करोगे, सडनली वहां पे इंटर करोगे, तो क्या करोगे आप? एक प्रकार से अटैक कर रहे हो ना। तो इरप्शन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण। ठीक है, लेकिन एक वर्ड होता है इरप्शन, ERU, है ना। स्पेलिंग में अंतर है, देखिए कि इस इरप्शन का मतलब होता है आउटबस्ट। क्या मतलब होता है? आउटबस्ट। कहने का मतलब कोई चीज अचानक से फूट पड़ना, अचानक से फूट पड़ना या अचानक से होना, इसे कहते हैं इरप्शन। जैसे इरप्शन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शन आप वर्ड सुने होंगे, वॉल्केनिक इरप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जो लावा होता है ना, वो इरप्ट होता है, अचानक से आउटबस्ट होता है। तो कोई चीज अचानक से फूट पड़े उसे बोलते हैं इरप्शन। लेकिन किसी भी जगह पे अचानक से इंटर करना, बस्ट इन करना या अटैक करना, उसे बोलते हैं ये वाला इरप्शन, IRRUPTION। तो दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। सेकेंड है ह्यूमिलिएशन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपमान, है ना। जब आपको ये लगे कि हमारी बेइज्जती हुई है या हमारी रिस्पेक्ट नहीं की गई है, किसी भी तरीके से गाली देके या किसी भी तरीके से आपको ह्यूमिलिएट किया गया है, मतलब आपका अपमान किया गया है। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान करना, रिस्पेक्ट ना करना, है ना। जब आप ये फील करते हो, टू फील दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, है ना, आपको रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, इसे कहते हैं ह्यूमिलिएशन। और थर्ड है एक्सपोजिशन। क्या मतलब होता है? देखिए, एक वर्ड होता है एक्सपोजिशन और एक वर्ड होता है एक्सपोजर, है ना। इसका मतलब होता है एक्सपोजिशन का एग्जीबिशन, किसी भी चीज का एग्जीबिशन, या हिंदी में बोले तो प्रदर्शनी। मतलब किसी भी चीज को पब्लिकली पब्लिश करना, पब्लिकली उसे दिखाना, प्रदर्शन करना, किसी चीज का एग्जीबिशन करना, पब्लिक एग्जीबिशन, उसे बोलते हैं एक्सपोजिशन। और एक्सपोजर का मतलब भी ये भी होता है, एग्जीबिशन ही होता है। और एक्सपोजर का एक मतलब और होता है, जैसे एक्सपोजर टू रेडिएशन में काज कैंसर, मतलब टू बी इन ओपन कंटैक्ट विथ समथिंग। एक्सपोजर का मतलब होता है टू बी इन ओपन कंटैक्ट। जैसे एक्सपोजर टू सनलाइट में हार्म योर स्किन, मतलब ग्रेटर एक्सपोजर टू सनलाइट में काज हार्म टू योर स्किन, मतलब आप ज्यादा धूप में रहोगे तो आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है, या आप रेडिएशन के एक्सपोजर में रहोगे तो आपके स्किन में कैंसर हो सकता है। एक्सपोजर का मतलब होता है टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ समथिंग, और एक मतलब ये भी होता है प्रदर्शन। ठीक है, ये मतलब हुआ। थर्ड है ओरिजिन, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स रिपरकशन का, हमने बताया यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिकेट। क्या मतलब होता है? डेप्रिकेट का मतलब होता है टू डिसअप्रूव, टू डिसअप्रूव समथिंग, मतलब किसी भी चीज को डिसअप्रूव करना, रिजेक्ट करना, अपनी असहमति व्यक्त करना, एक प्रकार से तिरस्कार करना। इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं असहमति व्यक्त करना, या हम बोल सकते हैं तिरस्कार करना। ठीक है, आप किसी भी चीज से नापसंद करते हैं, किसी चीज से सहमत नहीं है, उसका तिरस्कार करते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिकेट करना, किसी चीज का तिरस्कार करना या असहमति व्यक्त करना। ठीक है, ये मतलब हुआ। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। तो क्या हो जाएगा? डिसडेन करना, इसका भी मतलब होता है घृणा करना या असहमति व्यक्त करना, है ना, किसी चीज से असहमत होना, तिरस्कार करना, डिसडेन करना, या डिसरिस्पेक्ट करना। के लिए कई सारे वर्ड है ना, डिसडेन करना, डिसरिस्पेक्ट करना, या कंटेम्प्ट, घृणा,
कंटेम्प्ट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, डिस्पाइज, या बोल सकते हैं हम स्कॉर्न या एबहोर, सबका मतलब होता है घृणा करना। ये सब सिनोनिम्स हैं और बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। या हम बोल सकते हैं लोथ, ठीक है, या एबोमिनेट, एबोमिनेट करना। एक वर्ड होता है डिराइड, क्या मतलब होता है? डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी भी व्यक्ति का, मॉक करना किसी भी व्यक्ति का, बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाना, उसको मतलब डिसरिस्पेक्ट करना ही हुआ एक प्रकार से, डिसअप्रूव करना ही हुआ। मतलब आप उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बेइज्जती फील कराते हैं, डिसरिस्पेक्ट करना, तो ये मतलब हुआ डिराइड करना का मतलब होता है मॉक करना। तो आइए बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। किसी का मजाक उड़ाना, उसकी बेइज्जती करना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी की रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, है ना, ऑनर करना या रिस्पेक्ट करना, या हम बोल सकते हैं रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब भी होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एडमायर, प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना, एक्सटोल करना, ये तो बताया हमने आपको। अप्रिसिएट करना, लॉर्ड करना, लॉर्ड एक वर्ड होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करना किसी भी व्यक्ति का, या लव करना, प्यार करना, है ना। ये हो गया इसके एंटोनिम्स। ये बात करते हैं ऑप्शन की, तो पहला वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट क्या मतलब होता है? भड़काना। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। किसी भी स्थिति को और ज्यादा बदतर बनाना, किसी चीज को भड़काना, जैसे आप कोई व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप और ज्यादा भड़का रहे हो कि और प्रदर्शन करे हो, तो मतलब होता है भड़काना, किसी भी की भावनाओं को और ज्यादा तीव्र बनाना, तो मतलब होता है इंस्टिगेट करना, भड़काना। और सेकंड है डिराइड, तुमने बताया है डिराइड, शायद यहाँ बताया है, हाँ डिराइड मतलब मॉक करना, मॉक सीवियरली, बहुत ही ज्यादा किसी का मजाक उड़ाना, उसका मतलब होता है डिराइड करना, है ना। ये वर्ब है और इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है डेरिजन, ठीक है, ये नाउन है और ये वर्ब है। थर्ड वर्ड है स्नॉब। स्नॉब का क्या मतलब होता है? कुछ लोग होते हैं ना जो केवल हायर सोसाइटी को ही रिस्पेक्ट देते हैं, उनको लगता है जो वेल्दी हैं, जो हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, केवल वही रिस्पेक्टेड हैं, और जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, पुअर हैं, वो रिस्पेक्टेड नहीं है। इनका मतलब थोड़ा सा भौकाली टाइप के इंसान होते हैं, वो भौकाल को पसंद करते हैं, मतलब वो गरीब लोगों को या लोअर क्लास लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग को बोलते हैं स्नॉब। मतलब इनके माइंड में केवल वेल्थ मतलब धन और हायर क्लास के लोग, इन्हीं के लिए रिस्पेक्ट होता है, लोअर क्लास लोग के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता है, उन्हें कहते हैं स्नॉब, ठीक है। ये मतलब हुआ स्नॉब का। इस प्रकार से घमंडी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ हो गया रिगार्ड, मतलब रिस्पेक्ट करना, तो हमें बताना था डेप्रिकेट का एंटोनिम्स हो जाएगा रिगार्ड, ठीक है। अगला वर्ड है फॉरसेक। क्या मतलब होता है? फॉरसेक का मतलब होता है एबंडन करना, मतलब त्याग देना। टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को त्याग देना, हिंदी में बोलते हैं त्यागना, छोड़ देना, अपना बैक ले लेना। मतलब क्या होता है? टर्न वंस बैक ऑन का मतलब होता है मुकर जाना, मतलब अभी तक आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, अभी तक आप उसके साथ थे, लेकिन अब उससे आप मुकर गए हैं, उससे आप त्याग दिए हैं उस चीज को, उसे बोलते हैं फॉरसेक करना। जैसे अगर कहते हैं कि अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे, आपका करियर नहीं बनेगा, तो आपके दोस्त क्या करेंगे? आपको फॉरसेक कर देंगे, मतलब एबंडन कर देंगे, त्याग देंगे। ये मतलब होता है फॉरसेक का, त्यागना, एबंडन करना, ठीक है। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा? फॉरसेक करना या अबंडन करना तो हमने लिख ही दिया है। एक क्या हो जाएगा इसका? हम बोल सकते हैं डेजर्ट करना। ये बताया था आपको डेजर्ट करने का मतलब, ये भी बताया था कि इस डेजर्ट और इस डेजर्ट, DEAACRT, दोनों में अंतर होता है। इसका मतलब होता है स्वीट्स दैट आर ईटेन एट द एंड ऑफ अ मील, मतलब भोजन के बाद जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, मीठा चीज खाते हैं, उसे बोलते हैं डेजर्ट, ये वाला, ठीक है। और इस डेजर्ट का मतलब होता है, एक तो सैंड्स होता है, रेगिस्तान होता है, और एक मतलब होता है किसी को त्याग देना, छोड़ देना, मतलब जब उसको आपकी जरूरत थी तो आप उसने छोड़ दिया आपने, तो डिजर्ट करने का मतलब होता है त्यागना या डिसलायल होना किसी का, ठीक है। एक मतलब होता है इसका लीव करना, भी बोल सकते हैं लीव करना या गिव अप करना,
ठीक है, या डिसओन करना, रिनाउंस करना। देखिए, डिसओन करना, रिनाउंस करने का मतलब हुआ कि पहले आप उस पर अधिकार जमा रहे थे, लेकिन अब अपना अधिकार वापस लेना, उसका मतलब होता है त्यागना ही तो मतलब हुआ ना। अधिकार वापस लेने का मतलब हुआ त्याग देना। डिसओन करना, रिनाउंस करना, मतलब अभी तक आप वो काम कर रहे थे या किसी भी चीज़ से अपना उसका आपका अधिकार था, मालिकाना हक था आपका, आप अपना मालिकाना हक या उस चीज़ को त्याग देते हैं। इसका मतलब हुआ डिसओन करना या रिनाउंस करना, ठीक है? एक वर्ड होता है क्विट करना, क्विट करना या एब्डिकेट करना। एब्डिकेट बहुत पूछा जाता है। एब्डिकेट का मतलब होता है जब ये कोई राजा या रानी, मतलब कोई शाही परिवार के लोग जब अपना पद त्याग देते हैं, वहां पर यूज करते हैं एब्डिकेट, है ना। और बोल सकते हैं हम एब्ज्योर करना, या हम बोलें तो रेप्यूडिएट करना। हम बोल सकते हैं रिपील करना, जैसे रिप्यूडिएट करना वैसे रिपील करना, अंतर होता है। रिप्यूडिएट करने का मतलब होता है जब आप किसी के प्रपोजल को ना इनकार कर देते हैं। कहने का मतलब यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ एनीवन, देन यू यूज रिप्यूडिएट। बट व्हेन अ लॉ इज मेड इनवैलिड प्रोफेशनली या ऑफिशियली, जब ऑफिशियली किसी लॉ को, किसी कानून को इनवैलिड कर दिया जाता है, तो वहां पे यूज करते हैं रिपील करना। दोनों का मतलब यही हुआ, खंडन करना या रद्द करना। लेकिन किसी के प्रपोजल को रद्द करना नॉर्मली वहां यूज करते हैं रेप्यूडिएट, लेकिन जब ऑफिशियली किसी कानून को या लॉ को खंडन किया जाता है या रद्द किया जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं यूज रिपील का मतलब एबॉलिश करना, रद्द करना किसी भी चीज को। और बात करें एब्ज्योर की, तो एब्ज्योर करने का मतलब छोड़ना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही जोर देके होता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब आप शपथ लेके जब कोई चीज छोड़ देते हैं, है ना, आप शपथ लेते हैं, मैं कसम खाता हूँ अब ये काम नहीं करूंगा, तो वहां पे यूज करते हैं एब्ज्योर करना, मतलब शपथ लेके कोई काम छोड़ देना, है ना। तो ये हुआ इसके सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो क्या हो जाएगा, किसी को डिजर्ट करना, छोड़ देना, मतलब क्या हुआ, किसी को कंटिन्यू रखना या अलाउ करना, कीप, कीप करना या कंटिन्यू करना, या हम बोल सकते हैं अलाउ करना, ठीक है ना, अलाउ करना। रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट ना करना, का अपोजिट हो गया अलाउ करना किसी को, होल्ड करना, है ना, या हम बोल सकते हैं क्लेम करना। हमने बताया डिसओन का मतलब क्या होता है, अपना मालिकाना हक वापस लेना, किसी चीज को त्याग देना। और क्लेम करने का मतलब होता है अपना मालिकाना हक जमाना, वहां पे क्लेम करना। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। या मेंटेन करना, है ना, तो ये हो गए एंटोनिम्स। ये बात करते हैं ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है एल्यूड। देखिए एक वर्ड होता है एल्यूड भी, है ना। एल्यूड का मतलब होता है भाग निकलना, बच के भाग निकलना, स्केप करना, है ना। जैसे चोर बच के भाग निकले पुलिस से, तो क्या हो गया, एल्यूड हो गया, मतलब बच के भाग निकलना। उसका मतलब होता है एल्यूड का ये मतलब। लेकिन इस एल्यूड का मतलब होता है रिफर करना, वो भी इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी चीज को इनडायरेक्टली रिफर करना, डायरेक्टली किसी चीज को ना बताना, इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करना, उसका मतलब होता है एल्यूड। सेकेंड है फॉरगो। देखिए ये वही चीज है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना फॉरगो, FORGO, या हम लिखें FOREGO। कभी कभी दोनों सेम सेंस में यूज हो जाता है, मतलब दोनों का अर्थ सेम ही हो जाता है। किसी भी चीज को त्याग देना या फॉरसेक करना, ये मतलब हुआ किसी भी चीज को त्यागना, छोड़ देना। लेकिन कभी कभी दोनों का सेंस अलग होता है। इस फार्गो का मतलब तो हमेशा होता है छोड़ना, लेकिन इसका मतलब हो जाता है जैसे FORE होता है ना, FORE, इसका मतलब होता है प्रीवियस, पहले। तो कभी कभी इसका यूज इन द सेंस एंटीसीडेंट के हो जाता है, मतलब कोई चीज पहले हुई है, कोई भी घटना या कोई भी काम या कोई भी समय से पहले हुआ है, उसके लिए यूज करते हैं फार्गो, है ना। तो इस फार्गो का मतलब होता है त्यागना, इसका मतलब होता है एंटीसीडेंट या प्रीवियस। लेकिन कभी कभी दोनों का मतलब हो जाता है ना, दोनों को सेम से यूज करते हैं छोड़ने के सेंस, तो ध्यान दीजिएगा। थर्ड वर्ड है इमर्ज करना। एक वर्ड होता है इमर्ज और एक वर्ड होता है IMMERSE।
ये इमर्ज, ठीक है। इस इमर्ज का मतलब होता है किसी भी जगह से प्रकट होना, मतलब प्रकट होना, या अपीयर होना बोले हैं, इंग्लिश में बोले तो अपीयर होना है। जैसे आप सुने होंगे ना, जैसे राम जी मतलब रास्ता मांग रहे थे समुद्र देवता से, वो मान नहीं रहे थे, फिर उन्होंने जब बाण उठाया तो क्या हुए, समुद्र देवता अपीयर हुए, प्रकट हुए। कहाँ से, समुद्र से, ओशन से अपीयर हुए, तो इमर्ज हुए, मतलब वहां पे यूज होगा इमर्ज होना। लेकिन जो IMMERC इसका मतलब होता है डूब जाना, है ना, किसी भी लिक्विड में, जनरली पानी में, है ना, इमर्ज होना, डूब जाना। जैसे है नाव है डूब गई पानी में, क्या हो गई, नाव इमर्ज हो गई पानी में, डूब जाना, ठीक है। और एक डूब जाने का सेंस होता है जब आप पढ़ाई में डूब जाते हैं, किसी विचारों में डूब जाते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं, या यूं कहें विचारों में लीन हो जाना, एक सेंस ये भी होता है, विचारों में लीन हो जाना, ये भी मतलब होता है इमर्ज का, ठीक है। फोर्थ है सपोर्ट करना। अब देखिए फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना, और सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। हमें बताना था फॉरसेक का एंटोनिम्स, तो हो जाएगा सपोर्ट करना। अगला वर्ड है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है डिकोड करना। क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज कोडेड है, मतलब वो कोडेड लैंग्वेज में लिखी हुई है, उसे नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करना, उसे कहते हैं डेसिफर करना। एक तो ये मतलब हुआ। एक मतलब होता है टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड समथिंग, टू कंप्लीटली कॉम्प्रहेंड समथिंग, ये भी मतलब होता है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से समझ जाना। एक ये हो गया डिसिफर करने का मतलब समझना। और एक मतलब होता है डिकोड करना, मतलब किसी भी कोडेड लैंग्वेज को या डिफिकल्ट लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में या इंटेलिजिबल लैंग्वेज में चेंज करना, का मतलब हो गया डिसिफर करना। तो दोनों मतलब हो गए, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, किसी भी चीज को समझने योग्य बनाना, टू मेक समथिंग इंटेलिजिबल, या टू अंडरस्टैंड समथिंग, या कॉम्प्रहेंड समथिंग, तो दोनों मतलब हुआ डेसिफर का। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्रिप्ट करना। एक वर्ड होता है इनक्रिप्ट करना, ठीक है। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को कोड करना, है ना, कोडेड करना। जैसे मैंने बताया यहाँ पे डी कोड करना है, तो डी कोड का मतलब होता है किसी भी चीज को कोडेड लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करना। और एक वर्ड होता है इन कोड, मतलब किसी भी चीज को कोडेड लैंग्वेज में चेंज करना, किसी भी चीज को डिफिकल्ट बनाना, कोडेड करना, मतलब इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्ट करना और इनकोड करना दोनों का मतलब सेम हुआ, और डिकोड करना और डिक्रिप्ट करना दोनों का मतलब सेम हुआ। इनक्रिप्ट करना और इनकोड करने का मतलब होता है किसी भी चीज को कोडेड लैंग्वेज में चेंज करना, मतलब एक प्रकार से डिफिकल्ट बनाना। और डिकोड करना और डिक्रिप्ट करने का मतलब होता है किसी भी कोडेड लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करना, ये मतलब होता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंडेबल या इंटेलिजिबल बनाना, तो ये मतलब हुआ डेसिफर का और डिक्रिप्ट का। तो ये है इसका, ये है एंटोनिम्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, तो डिक्रिप्ट करना हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इंटरप्रीट करना, किसी भी चीज को समझना, समझते हैं आप, इंटरप्रीट करना, या कॉम्प्रहेंड करना हमने बताया ही है, ये भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। या हो सकता है परस्यू करना, किसी परस्यू करना, ग्रास्प करना, है ना, समझना किसी भी चीज को, या सॉल्व करना किसी भी चीज को। सॉल्व करने के लिए बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब फिगर आउट करना, फिगर आउट, या हम बोलते हैं सॉर्ट आउट। सबका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, फिगर आउट करना, ठीक है। एक वर्ड होता है कॉन्स्ट्रू। क्या मतलब होता है, कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है किसी के वर्ड को, किसी के शब्दों को, या किसी के एक्शन को किसी विशेष रूप में समझना, कॉन्स्ट्रू करना। जैसे आप अभी देखेंगे कि भारत सरकार ने लगभग 50,000 सैनिक चीन से सीमा पर भेजे हुए हैं। तो अब इस घटना को कई लोग कई भाषा में या कई तरीके से समझ सकते हैं, मतलब कॉन्स्ट्रू कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है किसी भी घटना को, किसी भी एक्शन को, या किसी के शब्दों को, है ना, किसी खास तरीके से समझना, एक प्रकार से अंडरस्टैंड करना, ये मतलब होता है कॉन्स्ट्रू का, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो हमने बताया इनक्रिप्ट करना या इनकोड करना,
या हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे है डिसाइफर, डेसिफर, तो हम बोल सकते हैं इनसिफर। ठीक है, और भी हम बोल सकते हैं जैसे मिस इंटरप्रीट करना, मिस परसीव करना, या हम बोल सकते हैं मिस अंडरस्टैंड करना या मिस कॉम्प्रहेंड करना। ये सब आप समझते ही हैं। ये हो गया इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बात करते हैं ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है कॉन्स्ट्रू। हमने अभी बताया कॉन्स्ट्रू करने का मतलब किसी भी चीज को किसी पार्टिकुलर वे में समझना। ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे, इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रू करना। और सेकेंड है अटेनुएट, का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकन, किसी भी चीज को कमजोर बनाना। मेक समथिंग वीक, है ना, मेक समथिंग वीक, किसी भी चीज को कमजोर बनाना या इसको इफेक्ट को कम करना, अटेनुएट करना। ठीक है, किसी भी चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है, उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को कम करना, उसको कमजोर बनाना, ये मतलब होता है अटेनुएट करना। या हम बोल सकते हैं लेसन करना, है ना, वीकेन करना, ये मतलब होता है अटेनुएट करने का। थर्ड है पेनिट्रेट करना। देखिए पेनिट्रेट करने का एक मतलब तो हुआ चुभाना, है ना, पर्स करना। एक मतलब ये होता है किसी के दिमाग में घुसना, पेनिट्रेट करना, मतलब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करना। जैसे अगर जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं कि आई कैन पेनिट्रेट इन योर माइंड, मतलब जादूगर ये दावा करते हैं कि मैं जो आप सोच रहे हो मैं वो बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। तो किसी को माइंड में पेनिट्रेट करने का मतलब हुआ किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करना। पेनिट्रेट का ये भी मतलब हुआ। ठीक है, फोर्थ है इनक्रिप्ट करना, तो हमें बताना था डेसिफर का एंटोनिम्स हमने बताया है, यहाँ पे इनक्रिप्ट करना हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ये हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट करना। मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करना, किसी के प्रभाव को, टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग लेस सीवियर, किसी के प्रभाव को कम करना, है ना, किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन है या अनप्लीजेंट इफेक्ट है उसको कम करना। इस प्रकार से हो गया, इसे बोल सकते हैं कम करना, किसी के प्रभाव को कम करना, टू मेक लेस सीवियर, बोल सकते हैं हम एक समथिंग अनप्लीजेंट, एक समथिंग अनप्लीजेंट लेस सीवियर, है ना, कोई अनप्लीजेंट सी चीज है उसे लेस सीवियर बनाना, उसे उसके इफेक्ट को कम करना, मिटिगेट करना, ये मतलब होता है मिटिगेट का। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। तो मिटिगेट करने का सिनोनिम्स हो जाएगा सूद करना, है ना, वही मतलब हुआ किसी के इफेक्ट को कम करना। या हम बोल सकते हैं अले करना या ईज करना, है ना, आसान बनाना किसी भी चीज को, किसी भी डिफिकल्ट चीज को, डिफिकल्ट सिचुएशन को आसान बनाना। या हम बोल सकते हैं प्रोपिटिएट करना, प्रोपिटिएट करना, या बोल सकते हैं प्लेकेट करना, या हम बोल सकते हैं मोलिफाई करना। देखो प्लेकेट, मोलिफाई, प्रोपिटिएट, इन सब का मतलब होता है जैसे कोई आदमी गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, उसके गुस्से को ठंडा करना, मतलब यही हुआ ना, किसी भी इफेक्ट को कम करना। वो आदमी बहुत गुस्सा है, कोई आदमी चिड़चिड़ापन है, बहुत गुस्सा हो रहा है, उसे गुस्से को कम करना, उसे शांत करना, ये मतलब हुआ प्लेकेट करना या मोलिफाई करना। हम बोल सकते हैं इन्हें एलिवेट करना, एट करना। ठीक है, या बोल सकते हैं हम पैलिएट। ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। ठीक है, सबका मतलब होता है किसी की इफेक्ट को कम करना, ठंडा करना, किसी के गुस्से को ठंडा करना, या कोई भड़की हुई चीज है उसकी आग को कम करना, किसी भी चीज को ठंडा करना, मतलब लेस सीवियर करना, टू मेक समथिंग अनप्लीजेंट लेस सीवियर, ये मतलब हुआ मिटिगेट करना, सूद करना, अले, ईज, प्रोपिटिएट, प्लेकेट, मोलिफाई, एलिविएट, पैलिएट। ये सब बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हें सबको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। तो किसी भी चीज को ठंडा करना, शांत करना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एजिटेट करना। कोई आदमी शांत है उसे गुस्सा दिलाना, मतलब एजिटेट करना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है, प्लेकेट करना, मतलब कोई आदमी गुस्सा है उसके गुस्से को शांत करना, है ना, एजिटेट करना। हम बोल सकते हैं इंस्टिगेट करना, ये बताया ना, भड़काना, इंस्टिगेट करना। हम बोल सकते हैं फोमेंट करना, तो भी मतलब होता है भड़काना, फोमेंट करना, गुस्सा दिलाना किसी को। या हम बोल सकते हैं एक्सेजरबेट,
exacerbate, इसका भी मतलब होता है भड़काना, गुस्सा दिलाना, या हम बोल सकते हैं इंटेंसिफाई करना, है ना, इंटेंसिफाई करना, या हम बोल सकते हैं एग्रावेट करना, या हम बोल सकते हैं इन्फ्यूरिएट करना, है ना। इन सब का मतलब होता है भड़काना, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना या किसी भी सिचुएशन को भड़काना, और ऊपर हमने बताया किसी भी सिचुएशन को, भड़की हुई सिचुएशन को ठंडा करना या शांत करना। ठीक है, ये हो गए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है रिनोवेट करना। रिनोवेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज में कंस्ट्रक्शन करना या उसे नया बनाना, मेक समथिंग न्यू, मेक समथिंग, किसी भी चीज को नया करना या उसमें सुधार करना, नई चीज बनाना। जैसे एक प्रकार से हम बोलें कि जैसे कोई भी बिल्डिंग है, बहुत दिनों से उसमें मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसकी दीवारें गिर गई हैं, दरवाजे खराब हो गए हैं, सही नहीं है, तो रिनोवेट करने का मतलब होता है कि उसे फिर से रिन्यू करना, मतलब फिर से दरवाजे लगाना, बिल्डिंग जो दीवार गिर गई है उसे बनाना, एक प्रकार से फिर से उसे नया करना। तो ये मतलब होता है रिनोवेट करना। कोई चीज जर्जर हो गई है, खराब हो गई है, उसे फिर से नया बनाना, रिनोवेट करना। सेकंड है क्विल। क्विल का क्या मतलब होता है? देखिए, क्विल का मतलब यही होता है किसी भी चीज को ठंडा करना या शांत करना, है ना। क्विल करना ये मिटिगेट का सिनोनिम हो जाएगा, हमने यहाँ पे नहीं बताया है। तो क्विल करने का मतलब भी होता है किसी चीज को ठंडा करना या शांत करना, तो मिटिगेट का हो जाएगा ये सिनोनिम्स। ठीक है, ये है इसका सिनोनिम्स, शांत करना। ठीक है, थर्ड है एजिटेट करना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मैंने बताया यहाँ पे एजिटेट करना मतलब भड़काना, इंस्टिगेट करना। ठीक है, फोर्थ है गेट। देखिए, GAIT और एक होता है गेट, GATE। ये तो होता है फाटक या दरवाजा, GATE। लेकिन GAIT होता है, ये होता है वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग मतलब चलने का तरीका, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जानवर के चलने का तरीका, उसे बोलते हैं गेट। मतलब हर आदमी का गेट अलग अलग होता है, GAIT ये गेट होता है ना। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाउट करता रहता है। वो हमेशा डाउट करता है, क्यों डाउट करता है? क्योंकि वो किसी भी चीज को ऐसे विश्वास नहीं करना चाहता, वो हर चीज के मतलब हर आइडिया के, हर थॉट के, ट्रुथ के बीच में क्वेश्चन करता है कि ये सही है या नहीं सही है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्केप्टिक। एक इसका स्पेलिंग ये भी होता है स्केप्टिक। ठीक है, या सी की जगह पर के भी लगा देते हैं तो वो भी सही है, दोनों स्पेलिंग सही है। स्केप्टिक ये भी है, ये भी स्केप्टिक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति दैट ऑलवेज क्वेश्चन द ट्रूथ ऑफ एनी आइडिया और एनी थॉट्स, मतलब हमेशा क्वेश्चन करता है, इसे बोलते हैं स्केप्टिक। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग का मतलब हो गया स्केप्टिक। सेकेंड है डीस्ट। एक देखिए, वो होती है फिलॉसफी होती है, मतलब डीज्म। डीज्म का मतलब होता है कि देखिए, एक होता है थीज्म। थीज्म और डीज्म को आप थोड़ा सा अंतर समझिए तो आप समझ जाएंगे दोनों का मतलब। थीज्म का मतलब होता है भगवान पे विश्वास करना, ये तो जानते हैं आप, थीस्ट एथिस्ट पढ़ते हैं। लेकिन थीज्म व्यक्ति वो होते हैं जो किसी रिलीजियस मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ में पढ़ के या धार्मिक गुरु से ये जानते हैं कि भगवान क्या होते हैं, मतलब उनके द्वारा बताई गई बातों से विश्वास करते हैं भगवान के बारे में। किसी धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है या धार्मिक गुरु चीज बताते हैं, उसके आधार पर विश्वास करते हैं भगवान पे। लेकिन जो डीज्म है ना, ये ऐसी विचारधारा है जो ये मतलब ये बिलीव तो करती हैं कि कंस्ट्रक्शन मतलब जो इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है वो कोई है, भगवान है। मतलब इस ब्रह्मांड को और हमको सबको किसी भगवान ने बनाया है। लेकिन वो किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक गुरु को नहीं मानते हैं। ये भगवान को विश्वास करते हैं अपने एक्सपीरियंस के मतलब आधार पे, जो वो अनुभव करते हैं, जो प्रकृति में वो देखते हैं, जो एविडेंस वो पाते हैं साक्ष्य के आधार पर, उसके आधार पर विश्वास करते हैं भगवान। ये हो गए डीज्म। तो जो डीज्म को फॉलो करता है उसे बोलते हैं डीस्ट। ठीक है, ये हो गया डीस्ट का मतलब। सेकंड है रेशनलिस्ट। रेशनलिस्ट पर्सन को बोलते हैं तर्कवादी इंसान, मतलब जो किसी भी चीज में तर्क लेता है।
किसी भी चीज पे विश्वास करेगा तो ऐसे विश्वास नहीं करेगा कि वो इमोशनल हो किसी चीज पे विश्वास कर लेगा, भावनाओं में खो जाएगा, या किसी धार्मिक चीज में कुछ कोई बात कही गई है उस पे विश्वास कर लेगा। वो ऐसा नहीं है, किसी की भावनाओं में आकर या धार्मिक चीजों पे आके वो विश्वास नहीं करता है। वो हर चीज पे क्या करता है, रीजन करता है। उसका कारण क्या है बताओ? रीजन या नॉलेज के आधार पर किसी चीज पे विश्वास करता है, उसे बोलते हैं तर्कवादी इंसान। वन हु बिलीव्स इन अ थिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और नॉलेज, दैट इज नोन एज रेशनलिस्ट। थर्ड है पॉजिटिविस्ट। यहाँ भी एक विचारधारा होती है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट ऐसे लोग होते हैं जो किसी साइंटिफिकली प्रूफ, लिख देते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ चीजों पे ही विश्वास रखते हैं। मतलब कोई भी चीज साइंटिफिकली प्रूफ हो सकती है उसी चीज पे विश्वास करेंगे, ऐसे किसी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिविस्ट। ठीक है, हमें बताना था वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा डाउट करता रहता है किसी भी चीज के सत्यता पर, किसी भी चीज के ट्रुथ पर विश्वास नहीं करता है, मतलब उसे वेरीफाई करने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं सेप्टिक या स्केप्टिक। ऐसे होते हैं ना स्केप्टिक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट होते हैं जो हमेशा डाउट करते रहते हैं किसी भी चीज, उन्हें बोलते हैं स्केप्टिक साइंटिस्ट, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है स्केप्टिक, ठीक है, नेगेटिव वर्ड भी नहीं है हमेशा। और सेकंड है नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो, जिसको खुश करना, मतलब जिसे आनंद देना, जिसे खुश करना, जिसे संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब वो आसानी से प्लीज नहीं होता, आसानी से संतुष्ट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। मतलब वन हु इज नॉट लाइकली टू बी प्लीज्ड, मतलब जिसे आसानी से आप खुश नहीं कर सकते हैं, आसानी से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। वो हमेशा कमियां निकालता ही रहता है, उसे एकदम परफेक्ट चीज चाहिए होती है, कोई भी चीज परफेक्ट है नहीं, मतलब कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज दे दो उसे, उसमें कमियां निकालेगा वो, मतलब जल्दी खुश नहीं होता है वो। ठीक है, सेकंड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक या अमोघ। सुने होंगे ना, अमोघ बाण है ये, मतलब इस बाण को छोड़ देंगे तो जिस काम के लिए भेजेंगे वो काम करके वापस लौटेगा। तो मतलब इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक या अमोघ, मतलब जिसमें त्रुटि होना, जिसमें कमियां होना, फॉल्ट होना बहुत ही मुश्किल है, तो कमी की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है, इसे बोलते हैं इनफॉलिबल। जैसे हम बोल सकते हैं कि नो मेमोरी इज इनफॉलिबल, मतलब नो वंस मेमोरी इज इनफॉलिबल, किसी की मेमोरी ऐसी नहीं है जो अचूक है, जिससे गलती ना हो। हर मेमोरी हर व्यक्ति से, मतलब हर व्यक्ति से गलती हो ही जाती है, हर मेमोरी गलती कर ही सकती है, मतलब फॉलिबल है, इसका अपोजिट हो जाएगा फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब हो गया जिसमें गलती होने के चांस हैं, और इनफॉलिबल का मतलब हो गया जिसमें गलती होने के चांस नहीं है। ठीक है ना। और थर्ड है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। भाग्यवादी इंसान होते हैं, मतलब ये भाग्य पर विश्वास करते हैं। इनका मतलब होता है कि नो मैटर व्हाट यू डू और नॉट, ओनली दैट थिंग हैपन विच इज प्रीडिस्टाइंड। मतलब कुछ भी करो, कुछ भी कर लो आप, होगा वही जो पहले से निर्धारित है, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इनका कहने का मतलब होता है बस चिल करो यार, कुछ भी करो, मजे करो जीवन के, होना वही है जो होना है। ठीक है, ये भाग्य पे विश्वास रखते हैं, इनको लगता है कि हर कुछ प्रीडिस्टाइंड है, पहले से निर्धारित है, हमारे कुछ करने या करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसे लोग को बोलते हैं फैटलिस्ट। ठीक है, और फोर्थ है कम्युनिस्ट। तो जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिस्ट। अब आप कहोगे कम्युनिज्म क्या है? देखिए, कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे ये माना जाता है कि इस धरती पे जो भी चीज है, जो भी संसाधन है, वो सब में बराबर बंटने चाहिए, मतलब जिसको जो जरूरत है उसके पास वो होना चाहिए। मतलब ये इनइक्वालिटी के खिलाफ होते हैं, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ होते हैं। मतलब इनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा है, एक व्यक्ति के पास संसाधन बहुत ज्यादा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो गरीब है, मतलब उसके पास संसाधन की इतनी कमी है वो अपनी जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ये मानते हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी। ये समानता चाहते हैं, इन्हें लगता है कि सबके पास समान अवसर हो, सबके पास समान गुड्स हों, ये मानते हैं कम्युनिज्म। तो जो कम्युनिज्म को फॉलो करता है उसे बोलते हैं कम्युनिस्ट। ऐसी पार्टी होती है जो कम्युनिज्म को फॉलो करती है उसे बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कि केरला की पार्टी है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना। तो ये हो गया कम्युनिस्ट। हमें बताना था नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज्ड, जो आसानी से खुश नहीं होता है, आसानी से संतुष्ट नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम फास्टिडियस।
फिर है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स मतलब होता है गुलाम या दास। क्या मतलब होता है? गुलाम या दास। गुलाम या दास क्या होता है? देखिए, एक वर्ड होता है नौकर, सर्वेंट, और एक होता है गुलाम या दास, दोनों में अंतर होता है। देखिए, गुलाम या दास वो होते हैं जिन पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार होता है और वो जो चाहते हैं वो कराते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं। नौकर वो होते हैं जिनको पेमेंट दिया जाता है ना? और गुलाम या दास वो होते हैं जिनको पेमेंट नहीं दिया जाता। वो गुलाम होते हैं, वो जो चाहते हैं उनसे वो कराते हैं, इनके जो मालिक होते हैं। ठीक है, तो गुलाम और दास या नौकर में अंतर होता है। गुलाम या दास को पेमेंट नहीं मिलती है और इन्हें पेमेंट मिलती है। ठीक है, नौकर पेमेंट लेते हैं। और क्या बोलते हैं इन्हें? अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, मतलब स्लेव्स या गुलामों के जो कलेक्शन होते हैं, इसमें मतलब इनका कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? उन्हें बोलेंगे हम कॉफल। ठीक है, कफल का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों का समूह। सेकेंड है क्रू। आप पढ़े होंगे ना क्रू मेंबर्स। तो क्रू मेंबर्स वो होते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स, बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर्किंग इन अ शिप, वर्किंग इन अ शिप, है ना? जहाजों में, शिप्स में काम करने वाले जो मेंबर होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्रू। ठीक है। थर्ड है कंपनी, ये तो आप जानते ही हैं। और फोर्थ है कॉर्टेज। कॉर्टेज का क्या मतलब होता है? कॉर्टेज का मतलब होता है वेरी सैड प्रोसेशन, या बोल सकते हैं फनरल, फनरल प्रोसेशन ना होता ना, अंतिम संस्कार होता है जब किसी चीज, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अंतिम संस्कार होता है, उसका फनरल निकलता है। तो फनरल में जुलूस निकलता है ना, उस एक होता है जुलूस जिसमें लोग धूमधाम से कुछ एंजॉय करते हैं, धूमधाम करते हैं। लेकिन फनरल प्रोसेशन मतलब होता है ऐसा जुलूस होता है जिसमें अब भाई कोई मर गया है, उसके कोई डेथ हो गई किसी भी व्यक्ति की, अब उसमें जुलूस निकलेगा तो उसमें क्या खुशी मनाई जाएगी? नहीं, एक प्रकार से ऐसी जुलूस होती है जिसमें खुशी नहीं मनाई जाती है, बहुत ही शांति से जुलूस निकाला जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्टेज, है ना? फनरल प्रोसेशन या जुलूस। और हमें बताना था अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, तो हो जाएगा इसका कॉफल। फिर नेक्स्ट है अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसे सोल्जर होते हैं, मतलब प्रोफेशनल सोल्जर होते हैं, ये किसी कंट्री के नहीं होते हैं। मतलब जैसे हमारे पास इंडिया की अलग सोल्जर है अपनी, चाइना की अपनी सोल्जर है, मतलब वो सोल्जर केवल इंडिया के लिए ही काम करेंगे। जो इंडिया के सोल्जर हैं, जो चाइना के सोल्जर है चाइना के लिए ही काम करेंगे। लेकिन एक ऐसे सोल्जर होते हैं, हमने बताया था पिछली क्लास में, मर्सिनरी, मतलब ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके उनके लिए काम करते हैं, जो भी उनको पैसा देगा, जो उनको सर्व करेगा, मनी या मटेरियल थिंग्स, उनके लिए वो काम करेंगे, तो उन्हें बोलते हैं मर्सिनरी। बताते हैं इसे भाड़े के सैनिक। ये किसी भी सरकार के खुद के सैनिक नहीं होते हैं, ये भाड़े के सैनिक होते हैं, किसी के लिए भी काम करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए काम करेंगे, ये किसी सरकार के लिए मतलब लॉयल नहीं होते हैं। जो भी पैसा देगा इन्हें, उनके लिए काम करेंगे। पहले होता था राजा महाराजा, तो वहां पे जरूरी नहीं होता था कि किसी की स्टैंडिंग सेना हो, स्टैंडिंग आर्मी हो, तो वहां पे भाड़े के सैनिक ही होते थे। ये भाड़े के सैनिक युद्ध के टाइम तो सैनिक बन जाते थे, लेकिन जब युद्ध खत्म होता था तो ये अपना अपना काम शुरू कर देते थे। कोई फल बेच रहा है, तो कोई मोची का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। और जब युद्ध होता था तो जो इनको पैसा देता था उसके लिए युद्ध करते थे, ये मरते थे, घायल होते थे उसके लिए। ये है मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है जो मटेरियल थिंग्स को ज्यादा बिलीव करता है, जो पैसे के लिए काम करता है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी, भाड़े के सैनिक। और सेकंड है लिक्विडेटर। देखिए, लिक्विडेटर आप समझे उससे पहले समझिए लिक्विडेशन क्या होता है। एक वर्ड होता है लिक्विडेशन, का मतलब होता है, लिक्विडेशन का मतलब होता है एक इवेंट होता है ना? जनरली एक इवेंट होता है जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, है ना? हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो क्या होता है कि जो उनके शेयर धारक हैं या जो उनके क्लेमेंट्स हैं, जो उनके मतलब कह सकते हैं आप दावेदार हैं, उनको उनका पैसा लौटाना होता है। तो इस काम के लिए जो पर्सन अपॉइंट होता है उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। एक ऐसा ऑफिसर किसी कंपनी का जो लिक्विडेशन के इवेंट्स को या लिक्विडेशन को हैंडल करता है, उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेशन क्या है? जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और उनके सारे दावेदार को पैसा लौटाना हो, उनके एसेट्स लौटाना हो, है ना? वो अंतिम क्रिया जो होती है उसको जो को बोलते हैं लिक्विडेशन। और उसको जो करता है, जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है ये सब काम करने के लिए कंपनी के द्वारा, उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। ठीक है। थर्ड है वेनल। तो वेनल का मतलब होता है सिंपल, करप्ट, दूषित, है ना? वेनल का मतलब होता है करप्ट या दूषित। फोर्थ है हायर लिंक्स। देखिए, ये पुअर पर्सन ही होते हैं,
ऐसे समझिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट, हम बोल सकते हैं वेरी अनप्लीजेंट वर्क। कोई ऐसा काम है जो बहुत ही अनप्लीजेंट है, बहुत ही घिनौना काम है, या कोई भी काम है तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को पैसा देकर, किसी को गरीब इंसान को पैसा देकर या किसी भी मटेरियल थिंग्स का लालच देकर कोई भी चीज ऑफर करके उससे वो काम कराते हैं, तो उस पर्सन को बोलते हैं हायरलिंग्स। मतलब एक ऐसा गरीब व्यक्ति जो पैसे के लिए या किसी ऑफर के लिए, किसी मटेरियल थिंग्स के लिए कोई ऐसा काम करता है जो सब लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई अनप्लीजेंट वर्क करता है, उसे बोलते हैं हायरलिंग्स। ठीक है, ये प्रकार से गरीब व्यक्ति। तो हमें बताना था प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर टू सर्व इन अ फॉरेन कंट्री, रहेगा मर्सिनरी, भाड़े के सैनिक। नेक्स्ट है थॉटफुल एंड सैड, मतलब बहुत ही थॉटफुल है, विचारों में डूबा हुआ है और दुखी है। एक होता है विचारों में डूबना जब आप खुश होते हैं, लेकिन एक होता है थॉटफुल एंड सैड, मतलब आप विचारों में डूबे हुए हैं लेकिन चिंता में डूबे हुए हैं, आप कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं जिससे आपको दुख हो रहा है। तो थॉटफुल एंड सैड का मतलब होता है पेंसिव, के यहाँ पे लिखा नहीं है, विकैरियस 2 बार लिख गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए पेंसिव। ठीक है, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल एंड सैड। ठीक है, सेकेंड वर्ड है विकैरियस। क्या मतलब होता है विकैरियस का? देखिए, एक होता है जब आप खुद कोई काम करें और खुश हो जाएं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो गांव में, आपने 4 छक्के मार दिए, आप बहुत खुश हो गए। ये हुआ कि आपने खुद कोई काम किया और आप उसकी खुशी मना रहे हो, उसकी खुशी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन आप क्रिकेट देख रहे हो टीवी पे, विराट कोहली 4 छक्का मार दिया, उस वजह से आप खुश हो रहे हो। इसे बोलते हैं विकेरियस थ्रिल। क्या बोलते हैं? विकेरियस थ्रिल या विकेरियस हैप्पीनेस। मतलब आपने कोई काम नहीं किया, किसी सेकंड पर्सन ने कोई काम किया और उसकी वजह से आप खुश हो रहे हो या कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसे बोलते हैं विकेरियस। क्या बोलते हैं? विकेरियस। ठीक है, और थर्ड है टिनेसियस। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी। कोई व्यक्ति स्टबर्न है, टेनेसियस है, इसका मतलब वो जो काम ले लेता है ना, जो काम करने की ठान लेता है, उसे अंजाम तक ले जाने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं टेनेसियस या स्टबर्न। का और कई सेंस में यूज होता है, जैसे टेनेसियस ग्रिप। अगर हम बोलें टेनेसियस ग्रिप, टेनेसियस ग्रिप मतलब क्या होता है? जैसे जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, अपनी मम्मी के साथ चलता है रोड पे, मम्मी क्या बोलती है? हाथ हाथ पकड़ लो। तो बच्चा क्या करता है? उंगली को ग्रिप कर लेता है ना, ग्रिप कर लेता है, तो वो ऐसे ग्रिप करता है कि छूटे ना, उसे बोलते हैं टेनेसियस ग्रिप। या हम बोल सकते हैं टेनेसियस ऑफ ओल्ड हैबिट्स। अगर हम ऐसे बोले टेनेसियस ऑफ ओल्ड हैबिट्स, मतलब जो पुराने हैबिट्स ना, उसके ओल्ड हैबिट्स हैं, वो जा नहीं रहे हैं, टेनेसियस हो गए हैं, मतलब जिद्दी हो गए हैं। वो अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। ही इज अ टेनेसियस ऑफ ओल्ड हैबिट्स। हम ऐसे बोलते हैं टेनेसियस मेमोरी। अगर किसी की मेमोरी टेनेसियस है, इसका मतलब क्या हुआ? कि मेमोरी है बहुत ही रिटेंटिव है। क्या बोलेंगे? टेनेसियस मेमोरी, मतलब बहुत ही रिटेंटिव मेमोरी। वो जो भी चीज याद करता है उसको वो देर तक याद रखता है, मतलब देर तक याद रहता है उसे, उसे बोलते हैं टेनेसियस मेमोरी। टेनेसियस का मतलब होता है स्टबर्न या जिद्दी, और इसका कई सेंस में यूज होता है, हमने आपको बता ही दिया। थर्ड है स्क्रपलस। इसका मतलब होता है वेरी वाइज एंड ऑनेस्ट, वेरी वाइज एंड ऑनेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ऑनेस्ट है, और हम बोल सकते हैं बहुत ही केयरफुल है ना, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही केयरफुल तरीके से कोई काम करता है और बहुत ही ईमानदारी से कोई काम करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्क्रपलस। मतलब बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सतर्क और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, स्क्रपलस। ठीक है, हमें बताना था थॉटफुल एंड सैड, इसका हो जाएगा पेंसिव। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला है पीपल से दैट द पेंटर इज ऑन हिज लास्ट लेग। लोग कहते हैं कि जो पेंटर है ना, वो अपनी लास्ट लेग पे है। तो बी ऑन द लास्ट लेग का क्या मतलब होता है? टू बी ऑन द वर्ज ऑफ र्यून, मतलब लास्ट लेग पे होने का मतलब होता है बर्बादी के आखिरी पायदान पे होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ र्यून। पेंटर से को मतलब पीपल से दैट द पेंटर इज ऑन हिज लास्ट लेग, इसका मतलब लोग ये कहते हैं कि जो पेंटर है ना, वो अपने बर्बादी के दिनों में, मतलब वो बर्बाद होने वाला है, अब उसकी पेंटिंग्स को कोई पसंद नहीं करता है ना।
सेकंड है ऑन हिज डेथ बेड, ऑन हिज डेथ बेड मतलब मृत्यु शैया पे होना, मतलब मरने की स्थिति में होना, मतलब लगभग डेथ पे होना, डेथ होने ही वाली है, मृत्यु शैया पे होना, तो ये मतलब नहीं हुआ इसका। थर्ड है एट द एंड्स ऑफ हिज विट्स। देखिए टू बी एट द एंड्स ऑफ विट्स का मतलब होता है टू बी पजल्ड, टू बी पजल्ड या हम कह सकते हैं टू बी कंफ्यूज्ड, मतलब आप अपने विट्स एंड पे हैं, इसका मतलब है कि आप पजल्ड हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या, क्या डिसीजन लें, मतलब ऐसी स्थिति में आप फंस चुके हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसे बोलते हैं टू बी एट द एंड्स ऑफ विट्स। ठीक है, और फोर्थ है एट द एंड्स ऑफ जर्नी, जर्नी के अंत में होना, ये मतलब नहीं हुआ। ऑन हिज लास्ट लेग का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ यून, बर्बादी की आखिरी पायदान पे होना, मतलब बर्बाद होने की स्थिति में होना, ये मतलब हुआ। तो सेकंड है डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स, मतलब डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर्स की एडवाइस के बावजूद वो अभी भी बहुत ज्यादा खाना खाती है, डॉक्टर ने उसे मना किया कि बेटा कम खाना खाओ, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो क्या मतलब हुआ, ईट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खाना खाना, एक प्रकार से ग्लटन टाइप का पर्सन होता है ना, ग्लटन, जो बहुत ही ज्यादा खाना खाता है। तो फर्स्ट है डज नॉट लाइक टू ईट, खाना खाना पसंद नहीं करता है, ये तो मतलब ही नहीं हुआ। स्वेलो हिज फूड, स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना, विदाउट च्यू, मतलब खाने को बिना चबाए निगल जाना, वो मतलब होता है स्वेलो करना, तो ये मतलब नहीं हुआ। थर्ड है ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना, ये भी मतलब नहीं हुआ। फोर्थ मतलब हुआ ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ही ज्यादा भोजन करना, मतलब टू ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, मतलब डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स, डॉक्टर ने मना किया लेकिन फिर भी वो बहुत खाना खाती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाना खाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, डिस्पाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर में, देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ पूरे का मतलब होता है डिस्पाइट, इसलिए डिस्पाइट के बाद हम कभी ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है डिस्पाइट ऑफ द डॉक्टर एडवाइस, नहीं, अगर यहाँ पे लिखा होता डिस्पाइट ऑफ द डॉक्टर एडवाइस तो यहाँ पे ऑफ गलती हो जाती, अगर हम यहाँ पे डिस्पाइट की जगह पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंस्पाइट ऑफ द डॉक्टर एडवाइस, जब इंस्पाइट यूज करेंगे ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन डिस्पाइट यूज करेंगे तो ऑफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ। नेक्स्ट है द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डैगर्स ड्रान, जो दो दोस्त हैं वो अब डैगर्स ड्रान में है, तो डैगर्स ड्रान में होने का क्या मतलब होता है, टू बी एट डैगर्स ड्रान का मतलब होता है टू बी इनमीज, दुश्मन होना, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, मतलब जो दो दोस्त हैं वो अब वो दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के, इनमीज होना मतलब होना एट डैगर्स ड्रान। तो सेकंड है इन द बेस्ट फॉर्म, इन हिज बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म में होना, ये भी नहीं हो गया। एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, मतलब बोल सकते हैं आप परपेचुअल, ये भी चीज शाश्वत है, परपेचुअल है ना, लॉन्ग लास्टिंग है, उसे बोलते हैं एंडलेस, नहीं एंडलेस नहीं होगा। और फोर्थ है फ्रस्ट्रेटेड, कोई फ्रस्ट्रेटेड है मतलब परेशान है, ये भी नहीं होगा। एट डैगर्स डान का मतलब होता है दुश्मन होना, इनमीज होना, द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डैगर्स डान, कहने का मतलब वो दोनों दोस्त अब दुश्मन बन गए हैं। और नेक्स्ट है गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नोज, गुड्स मतलब होता है सामान, वस्तु या सामान, ठीक है, इस गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन एस लगा दिए तो मतलब होता है सामान, तो गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नोज, मतलब वो सामान मिल जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन आपको तुरंत पैसा देना होगा। इफ यू पे ऑन द नोज का मतलब होता है तुरंत, मतलब क्विकली पैसा दो, तुरंत पैसा दो, झट मंगनी तरीका, तुरंत पैसा दो तुरंत आपको सामान मिल जाएगा, तो ये कहने का मतलब हुआ। अब पहला है पे प्रोम्प्टली इन कैश, मतलब प्रोम्प्टली का मतलब होता है तुरंत या क्विकली, ठीक है, प्रोम्प्टली का मतलब होता है क्विकली तुरंत, तो पे प्रोम्प्टली इन कैश का मतलब होता है तुरंत कैश में देना, तो यहाँ पे कैश की कोई बात ही नहीं हुई, आप कैश से दीजिए, फोन पे से दीजिए, गूगल पे से दीजिए, भीम से दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, पे प्रोम्प्टली इसका मतलब हुआ, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यहाँ पे कैश लिख के गलत कर दिया, कैश की बात तो यहाँ हुई नहीं है। थर्ड है पे विद इन द गिवन टाइम, गिवन टाइम में दे देना, मतलब दिए गए समय के अंदर कोई चीज पे कर देना, यहाँ समय की कोई बात नहीं है, यहाँ कह रहा है तुरंत पैसा दो भाई। और फोर्थ है पे द फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट पे करना, तो ये भी कोई मतलब नहीं हुआ इसका,
यहाँ पे लिखा है गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नोज। कहने का मतलब आपको सामान मिल जाएगा जब आप तुरंत पैसा दोगे। तो पे ऑन द नोज का मतलब होता है पे प्रोम्प्टली, या हिंदी में बोले तुरंत देना, तुरंत पे करना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हिज वर्क सीम्स टू बी अ पेनिलोप्स वेब। का जो काम है वो लगता है ऐसा है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। पेनिलोप्स वेब का मतलब होता है एंडलेस, मतलब कोई ऐसा काम या ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो, अंतहीन, इसका कोई अंत ही ना हो, उसे कहते हैं पेनिलोप्स वेब। तो फर्स्ट है डिक्लाइनिंग, मतलब कोई भी चीज नष्ट हो रही है, ये नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है स्पाइडर वेब, मतलब स्पाइडर वेब मतलब होता है, स्पाइडर मतलब मकड़ी होती है ना, स्पाइडर मतलब मकड़ी, स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाला, नहीं ये मतलब नहीं हुआ। थर्ड है एंडलेस, तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है। और फोर्थ है डिफिकल्ट, कठिन, तो ये भी नहीं होगा। आप ये समझिए, देखिए इसे हम समझते हैं ग्रीक मिथोलॉजी से। ग्रीक मिथोलॉजी में एक करेक्टर होती है, लेडी करेक्टर हैं, जिनका नाम होता है पेनिलोप्स। क्या नाम होता है? पेनिलोप। इसका जो लिटरल मीनिंग होती है वो होती है वीवर। पेनिलोप का मतलब होता है वीवर या बुनकर, बुनने वाला, है ना। और जो करेक्टर होती है ग्रीक मिथोलॉजी में, उनका नाम होता है पेनिलोप्स। ये होती है लेडी। ठीक है। ये भी पेशे से बुनकर ही होती है। ठीक है। इनकी शादी होती है ऑडिसस से। किससे? ऑडिसस से। इनके हस्बैंड होते हैं ऑडिसस। ये ग्रीक मिथोलॉजी बता रहे हैं हम। ठीक है। पेनिलोप्स की शादी होती है ऑडिसस से। लगभग 1 साल साथ में रहने के बाद ऑडिसस चले जाते हैं ट्रोजन वार के लिए। किसके लिए? ट्रोजन वार के लिए। बहुत दिनों तक वापस नहीं आते हैं। तो सबको ये लगता है कि ऑडिसस हो सकता है खत्म हो गए हों, मतलब निपट गए हों, अब वो नहीं रहे हों। हो सकता है वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, सबके मन में चलता है। तो पेनिलोप्स के मन में भी चलता है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके जो हस्बैंड फादर होते हैं, ससुर जी होते हैं, उनको भी लगता है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सब लोग क्या करते हैं कि पेनिलोप्स की शादी कराना चाहते हैं दूसरी, मतलब उन्हें लगता है कि अब ये दूसरा कोई वर चुन लें अपना, शादी कर लें। अब ओडिसस आएंगे कि नहीं आएंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन पेनिलोप्स को क्या लगता है, उन्हें लगता है कि ओडिसस जरूर आएंगे एक दिन। तो वो ऑडिशस का इंतजार करती हैं, मतलब लायल रहती है उनके लिए हमेशा। तो वो अपने आप को बिजी रखने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए, ताकि उनकी मतलब याद ना आए, और जो लोग उन्हें प्रेशर डालते थे कि शादी कर लो शादी कर लो, कई सारे ऑफर आते थे उनके लिए, उससे दूर रखने के लिए कई काम करती थी। ठीक है। एक दिन इनके ससुर जी ने बहुत ही प्रेशर डाला, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त इन्होंने क्या रखी कि इनकी, जैसे क्योंकि बताया हमने कि ये वीवर थे, बुनकर थे, तो इनके जो हस्बैंड फादर थे, ससुर जी थे, वो भी वीवर थे, बुनकर थे। उन्होंने बनाना शुरू किया एक फनरल क्राउड, उसे बोलते हैं हिंदी में कफन। होता है ना जब मृत शरीर को जो लपेटा जाता है, उसे बोलते हैं फनरल श्राउड या कफन। उन्होंने बोला कि जब ये कफन बुन जाएगा, हम बुन लेंगे, मतलब इसे व्यू कर लेंगे, तब हम शादी कर लेंगे। अब ये काम शुरू किया, एक कफन बुनने का काम शुरू किया पेनिलोप्स ने। लेकिन वो कफन बुन ही नहीं जा रहा था। क्यों नहीं बुन जा रहा था? क्योंकि जानबूझ के नहीं बुनती थी उसे। क्या करती थी? दिन में क्या करती थी, उसे बुनती थी, और रात में उसे अनटाई कर देती थी। मतलब दिन में उन्होंने काम किया, उसे बुना कुछ, और रात में उसे फिर से खोल दिया। फिर अगले दिन उसे दिन में बुनती थी, फिर अगले दिन रात को खोल देती थी। क्यों करती थी? क्योंकि ये चाहती थी कि ना ये फनरल साउट कभी बुन जाएगा, और ना हमें किसी दूसरे से शादी करने पर मजबूर किया जाएगा। उन्होंने वादा किया था, इन्होंने प्लेज लिया था कि जब हम इस ये काम कर लेंगे, तब हम शादी करेंगे किसी से, नहीं तो हम इंतजार करेंगे। तो इनको तो इंतजार करना था ऑडिशस का, इन्हें लगता था कि ऑडिशस एक दिन आएंगे जरूर। तो मतलब है ना, एक धर्मपत्नी थी भाई, को लगता था कि आएंगे जरूर, उनको विश्वास था, तो इसलिए वो काम करना ही नहीं चाहती थी वो। तो क्या करती थी, उसे दिन में बिनती थी, और रात को उसे फिर से बिगाड़ देती थी। तो मतलब तब से यूज होने लगा कि कोई भी ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं हो रही है, मतलब उसी में उलझती जा रही है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि वो जो बिन रही थी, बुन रही थी, व्यू कर रही थी, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। इसीलिए तब से यूज होने लगा पेनिलोप्स वेब। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म ही ना हो। और पेनिलोप्स को जैसे आप देखो ना, हिंदी मिथोलॉजी में सीता माता है, मतलब काफी दिन दूर रहने के बाद राम जी से भी वो लॉयल रही राम जी के लिए, है ना। तो नाम रखा जाता है ना हिंदू में, किसी भी लेडीज का, सीता लक्ष्मी ऐसे नाम रखा जाता है। तो वैसे ही ग्रीक में, ग्रीस में आप बात करिए, ग्रीस में तो वहां भी नाम रखा जाता है पेनिलोप्स, और बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम होता है पेनिलोप्स। मतलब इतने दिन तक उनके पति जी नहीं थे, फिर भी उनके लिए वो लॉयल थी।
एक अच्छा नाम माना जाता है पेनिलोप्स, ठीक है। बाद में अगर बताएं आपको तो उनके ऑडिसस आते भी हैं, एक बिगर्स के रूप में आते हैं, भिखारी के रूप में आते हैं ऑडिसस, और फिर देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है, वाइफ है पेनिलोप्स, के लिए हमेशा लॉयल रहीं और अपने आप को बिजी रखने के लिए उन्होंने कई काम किए। एक काम ये भी किया, फनरल श्राउड बिनती थी, ऐसे उन्होंने मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखा और हमेशा इंतजार किया कि ऑडिसस एक दिन आएंगे तो बहुत खुश होते हैं और पेनिलोप्स के साथ फिर रहने लगते हैं। ये कहानी है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि पेनिलोप्स वेब का मतलब होता है एंडलेस, कोई भी चीज जो अंतहीन है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। आशा करते हैं जो कुछ समझाने की कोशिश हमने आपको की, आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें हम, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक